नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग एसएससी जीडी के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और अगर आप लोग नए हैं हमारी वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पाद किया जाता है? कर्नाटक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर बात करेंगे केरल की, तो केरल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक रबड़ की पैदावार होती है केरल में, क्योंकि जो रबड़ के पेड़ होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है और सबसे अधिक वर्षा केरल के राज्य में ही होती है। तो रबड़ की पैदावार सबसे अधिक केरल में हो गया। आसाम का आप सभी लोग को पता होगा कि चाय के बागान बहुत सारे होते हैं आसाम में, तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पाद होता है कौन से राज्य में? आसाम के राज्य में। उसके बाद अगला है कर्नाटक, तो देख लीजिए कॉफ़ी के लिए है प्रसिद्ध। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो मिर्च होती है, सबसे अधिक मिर्च की पैदावार कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, क्योंकि 2021 में हम लोग ने एनालिसिस किया था तो आपसे सीएम और गवर्नर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो इस समय वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें सीएम की, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के एम.के. स्टैलिन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोग को, काफ़ी लोग को पता भी होगा। तो याद रखिएगा, जिनको नहीं पता है, एम.के. स्टैलिन। आप लोग नोट्स बना सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब अगर बात तमिलनाडु की हो ही रही है तो यहाँ पर हाल ही में एक नियुक्ति हुई है, मद्रास के चीफ जस्टिस बने हैं। कौन बने हैं? मद्रास के नए चीफ जस्टिस बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुनीश्वर नाथ भंडारी। अभी हाल ही में 2022 में इनकी नियुक्ति हुई है, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है मुनीश्वर नाथ भंडारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरी कि यदि n एक परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर सूचांक है तो m सेल के लिए n बराबर होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 3 होगा। तो देखिए, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें एक क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा जाएगा, एक बायो का और एक आपका केमिस्ट्री का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो सेल से पूछा जा रहा है। तो एनर्जी लेवल क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल ये हो गया 1, 2, ऐसे कई सारे सेल्स होते हैं, इनको एनर्जी सेल्स बोला जाता है। तो देखिए, ये जो सेल्स होते हैं इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए, जो पहली सेल होती है उसको के कहते हैं, दूसरी एल, तीसरी एम, फिर एन, ओ, ऐसे चीज़ें चलती चली जाती हैं। तो पहले के से शुरुआत होती है, तो के की संख्या होती है 1, एल की हो जाएगी 2, एम की हो जाएगी 3, एन की हो जाएगी 4 और ओ की 5। ऐसे ही हम लोग चलते चले जाएंगे। आपसे कोई भी सेल पूछ लेगा तो आप लोग उसको बता लेंगे। तो हमने एम का 3 निकाला है, देखिए एम का ही पूछा है, तो एम का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 3। अब देखिए, पुस्तक से एक किताब पूछी जाती है एग्ज़ाम में और बुक ना पूछी जाए तो कैसा वो एग्ज़ाम है। तो देखिए, पूछा था इस बार का वॉकिंग विद कॉमरेड्स, पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये आपका 18 नवंबर की 2021 की शिफ्ट में पूछी गई थी। तो देखिए, वॉकिंग विद कॉमरेड की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर हैं ये अपने भारत की। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अरुंधति रॉय बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं अपने भारतवर्ष की। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसके बाद अगली पुस्तक जो इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। अटमोस्ट हैप्पीनेस।
तो ये तो हो गई अरुंधति रॉय की बात। अब हम लोग बात करेंगे विक्रम सेठ की। तो विक्रम सेठ द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, विक्रम सेठ की, जिसका नाम है अ सूटेबल बॉय। ये शायद मैंने आपको कल भी बताया था। बहुत ही प्रसिद्ध बुक है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बच्चे काफ़ी बार गलत भी कर देते हैं। झुम्पा लहरी की बहुत प्रसिद्ध बुक इस समय रिलीज हुई है 2022 में ही, जिसका नाम है वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये बात हो गई कुछ लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में। अगला देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा जी बन गए हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 400वां मैच खेला है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो करंट की बात है, अभी हाल ही में 2022 अक्टूबर में ही इन्होंने खेला हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हों एग्ज़ाम्स की। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने किसके खिलाफ खेला है, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 400वां मैच खेला है और इन्होंने हिस्ट्री बना दी है खेल कर 400वां मैच T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में ये मैच चल रहा था, 400वां मैच इनका, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा है कि वेरीनाग एक झरना भारत के उत्तरी भाग में डैश नदी का स्रोत है। तो देखिए आपसे पूछा है कि वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए वेरीनाग से जो झरना है झेलम नदी निकलती है। तो काफ़ी बार आप लोग को देखा होगा कि नदी और उनका उद्गम स्थल पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ब्यास की बात करेंगे। तो ब्यास और रवि नदी कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग ला दर्रा से निकलती हैं। रोहतांग दर्रा से निकलती हैं, यानी रोहतांग पास से निकलती हैं हिमाचल प्रदेश के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चेनाब नदी बारीलाछा पास से निकलती है, यानी बारीलाछा दर्रा से निकलती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी लोग याद रखिएगा। जिनको भी इसकी PDF चाहिए हो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा है कि गोवा को किस संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो गोवा को 56वें संशोधन के कारण ही पूर्णतः राज्य घोषित किया गया है। और स्टेट्स की बात करेंगे, कौन से संशोधन से कौन सा राज्य बनाया गया है? तो देखिए बात करेंगे संशोधन की, तो 36वां जो संशोधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा सिक्किम के राज्य की गठन हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वां सिक्किम से। और एक और संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य के दर्जे से, तो 55वें संशोधन से अरुणाचल प्रदेश की गठन करी गई थी। तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अगर 55वां संशोधन आपसे पूछ लिया जाए। तो गोवा कौन से संशोधन से बना है? 56वें संशोधन से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेलों में किसकी मेज़बानी करी गई थी? किस राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करी थी? तो देखिए जो 37वां मेज़बानी कौन करेगा, अभी ये हुआ नहीं है, अभी तो 2022 में 36वां हुआ है। ये भी एग्ज़ाम में ग्रुप डी के पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रीय खेल कौन से राज्य में हुआ था? तो ये तो आपका हो जाएगा गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में इसका आयोजन किया गया था 2022 में। लेकिन आपसे पूछा है कि 37वां राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी 2023 में होगी और वो कौन सा राज्य करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी गोवा करेगा 2023 में। अगला देखिए प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत गंगा की डॉल्फिन संरक्षित हैं? तो देखिए डॉल्फिन की संरक्षण यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कौन से अनुसूची में दिया गया है? देखिए पहली अनुसूची, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची।
तो ये जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही रेयर स्पीसीज़ हैं, एंडेंजर्ड है, ये ख़त्म होने कगार पे हैं, तो इसीलिए इनकी सुरक्षा करी जा रही है। और यहाँ पर अगर बात करी जा रही है यहाँ पर अनुसूचियों की, तो पहली अनुसूची तो आप लोग ने देख लिया होगा कि इससे रिलेटेड है और ये राज्य के गठन से भी संबंधित होता है। उसके बाद पाँचवीं अनुसूची की बात करेंगे तो पाँचवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं देख लीजिए पहले। सातवीं में जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं किसके किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में, यानी कि संघ और राज्य के बीच में जो पावर्स होती हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन से सातवीं अनुसूची संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी अनुसूची की, पाँचवीं अनुसूची की बात कर लेते हैं, या तीसरी की ही कर लीजिए। तो तीसरी में किससे संबंधित है, ये शपथ से। जो भी मेंबर्स होंगे किसी भी असेंबली के, पार्लियामेंट के, उनके शपथ से कौन सी तीसरी अनुसूची संबंधित है, यानी ओथ से, या आप शपथ कह लीजिए, शपथ तीसरी अनुसूची। अगला पाँचवीं अनुसूची किससे है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है। तो ये हो गई बात अनुसूचियों की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एतमाद उल दौला या इतिमाद उल दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए इतिमाद उल दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में क्या स्थित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ स्थित है, पंचमहल, पंचमहल स्थित है, पंचमहल। अगला कौन सा बहुत ज़्यादा स्थित है, सबको पता होगा इसके बारे में, बुलंद दरवाज़ा सुने होंगे, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, एक नोट्स बनाएंगे तो आप लोग के पास अच्छा खासा एक कंपाइलेशन हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप लोग बैठेंगे तो आपको खुद में लगेगा कि हमारी बहुत सी चीज़ें तैयार हैं। शाहजहानाबाद की जब भी बात आती है तो शाहजहानाबाद में किसका मकबरा है, शाहजहानाबाद में रज़िया सुल्तान, आप लोग ने सुना होगा, रज़िया सुल्तान, इनका मकबरा कहाँ पर है, शाहजहानाबाद में, जिसका नाम इस समय क्या है, पुरानी दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, रज़िया सुल्तान का मकबरा है कहाँ पर, शाहजहानाबाद में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद औरंगाबाद में क्या है, औरंगाबाद में सभी को पता है अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मकबरा है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वो क्या है, बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा है जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। तो ये हो गया कुछ मकबरे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आप लोग गलतियाँ नहीं करेंगे। 11वां प्रश्न है, देखिए कि पर्पल कैप के विजेता कौन थे आईपीएल 2022 में। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आईपीएल 2022 में पर्पल कैप का विजेता कौन था। तो देखिए आईपीएल 2022 में पर्पल कैप के विजेता कौन रहे हैं, जो युजवेंद्र चहल रहे हैं। इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, 27 विकेट लेके इन्होंने पर्पल कैप हासिल कर ली है। उसके बाद बात करेंगे कि ऑरेंज कैप किसके नाम थी। तो ऑरेंज कैप किसके नाम थी, जॉस बटलर के नाम थी। और ये संस्करण किसने जीता था आईपीएल का, ये संस्करण जीता था गुजरात टाइटंस ने। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, गुजरात टाइटंस ने। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को गाइस लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। तो देखिए अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। सन 1857 के बाद ख़त्म हो गया था, इनको जो है डिपोर्ट कर दिया गया था बंगाल में, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी अगर बीवी का बात करें तो इनकी बीवी नहीं सन 1857 की लड़ाई लड़ी थी, उनका नाम क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध हैं बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से संबंधित हैं। सभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि बेगम हजरत महल सन 1857 की लड़ाई में कहाँ से लड़ी थी, तो ये लखनऊ से लड़ी थी। बेगम हजरत महल इनकी दूसरी बीवी थी, बेगम हजरत महल। ये हो गया वाजिद अली शाह का। अगर बात करेंगे कि पहले नवाब कौन थे, पहले अगर पूछ लिया जाएगा तो सादत अली खान, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सादत अली खान ये कौन थे, ये पहले थे, ये पहले नवाब थे सादत अली खान।
तो ये हो गई बात। अगर वाजिद अली शाह की बात करें, ये किसके बेटे थे? ये अमजद अली शाह के बेटे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति करी गई है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की। तो अजय भादो हैं, यही क्या है कि उपचुनाव आयुक्त हैं। अगर पूछ लिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजीव कुमार। क्योंकि नियुक्तियों से क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो हर शिफ्ट में एक से नियुक्तियां पूछी जाएंगी आपसे। बायो का देखिए क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, बायो की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर देखिए पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से एंडीज मच्छर द्वारा संरचित विषाणु का कारण होता है? तो देखिए जो फीमेल एंडीज मॉस्किटो होती, जो एडीज मॉस्किटो होती हैं, इनके काटे जाने से कौन सा बीमारी होती है? देखिए जीका बुखार होता है, यानी जीका फीवर होता है। तो करेक्ट आंसर तो इसका सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मलेरिया, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो फीमेल एनोफिलीज जो होती हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं, उनके द्वारा होता है। तो फीमेल एनोफिलीज द्वारा होता है, एनोफिलीज द्वारा मलेरिया होता है। मीना माटा डिसीज़ की बात करें तो जो मीना माटा होता है, इसमें मरकरी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। मरकरी ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मरकरी आदमी के इंसान में बहुत, मतलब आदमी के शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, मानव शरीर में, तब मीना माटा डिसीज़ हो जाती है, मीना माटा बीमारी हो जाती है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा है कि वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का उदाहरण है। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि जैसे कि इंटरक्रॉपिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता क्या है कि एक ही, ये आपका एक ही ज़मीन है, तो ज़मीन का टुकड़ा है, तो इस पंक्ति में आपने कोई और फसल लगा दी, इस पंक्ति में कोई और फसल लगा दी, ऐसे ही ऑल्टरनेट फसलें लगती हैं, एक के बाद एक फसलें लगाई जाती हैं एक ही ज़मीन पर। तो उसको क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि अंतर फसल कहते हैं। कॉन्टोर फार्मिंग की बात करें तो ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर करा जाता है। जैसे ये पहाड़ है, तो पहाड़ काट कर यहाँ पर खेती करी जाती है, क्योंकि जो भी ऊपर से वर्षा होगी तो ये सारी चीज़ें बहाकर मिट्टी उट्टी लेकर चला जाएगा। तो ये लोग काट देते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी का बहाव धीमा हो जाता है, और जो वो खनिज और उनकी मिट्टी रहती है वो नहीं ले जा पाती है पानी। अगला देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का आजीविक घटक नहीं होता है? तो देखिए आजीविक घटक नहीं होता है, यानी कि जैविक घटक पूछा है। तो जैविक घटक कौन कौन से होते हैं जो जीवित होते हैं? तो इसमें देखिए ताप भी अजीवित है, मिनरल्स भी अजीवित है, हवा भी अजीवित है। सिर्फ जीवित क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी जीवित प्राणी होते हैं वो जैविक घटक होते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके पूछे हुए हैं एसएससी के, हम लोगों ने इसीलिए अपने आप से कुछ नहीं रखा है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम का पूछा हुआ है। पूछा है निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 1900 वर्ष पहले कागज़ का आविष्कार किया था? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले कागज़ किसने आविष्कार किया था कागज़ का? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन ने किया था। अब कागज़ की बात हो ही रही है तो एक सवाल और है जो पूछा जाता है, इससे रिलेटेड है कि पहली पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई थी भारत में? तो पहली पेपर मिल कहाँ हुई थी? सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए पेपर मिल कहाँ हुई थी, ये आपकी हुई थी बंगाल में, यानी कलकत्ता में सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना हुई थी। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रॉयल बंगाल पेपर मिल, रॉयल बंगाल पेपर मिल, ये नाम था पेपर मिल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 18वां प्रश्न है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो देखिए भारत में सिर्फ एक ही जगह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो भी कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है जो एक्टिव है यानी सक्रिय है, वो कौन सा है? बैरन आइसलैंड है। ये एक ज्वालामुखी है
जो कि सक्रिय है इस समय अपने भारत में। कभी भी यहाँ पर ज्वालामुखी फट जाता है। तो कौन सा है वो? बैरन आइसलैंड है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू करी है? तो एसएससी में अगर एसएससी का एग्ज़ाम है और स्टेट की स्कीम या कोई भी स्कीम या पूछी ना जाए तो पेपर उनका कंप्लीट नहीं होता है। स्कीम या योजनाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो नारी को नमन पूछा है, तो नारी को नमन हिमाचल प्रदेश की योजना है जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू करी गई है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी महिलाएं हैं उनको बहुत ही कम दर पर या ना के बराबर पैसे देकर सफ़र यात्रा कर सकती हैं बसों में। तो ये नारी को नमन स्कीम यानी कि योजना शुरू करी गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा। एक और नारी से ही रिलेटेड आसाम सरकार ने शुरू करी है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी। स्वनिर्भर नारी ये स्कीम शुरू करी गई है किसके द्वारा? आसाम सरकार द्वारा शुरू करी गई है। इस योजना में क्या है कि जो भी सिलाई बुनाई करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा जिससे वो सीधे अपने जो भी कपड़े वस्त्र उन्होंने सिले हैं सीधा बेच सकती हैं। तो उनको निर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू करी गई है आसाम सरकार द्वारा। तो ये दोनों योजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं यानी महत्वपूर्ण हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 20वां कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया जा रहा था? यानी कि जब पंजाब अधिग्रहण किया जा रहा था तब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी थे उस समय के गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की बात की जा रही है तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो शुरू किए थे इसमें क्या था कि जो भी वारिस नहीं रहता था जिनका उस राज्य ये लोग हड़प लेते थे। तो ये योजना किसके द्वारा शुरू करी गई थी? ये स्कीम ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही शुरू करी गई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। हमारे साथ रोज़ बने रहिए, रोज़ सुबह, तो आप लोग की चीज़ें काफ़ी कवर होती रहेंगी। अभी से तैयारी करेंगे तभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी एग्ज़ाम तक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज 20 क्वेश्चंस पे ही रहने देते हैं, आगे करते हैं कल हम लोग। थैंक यू गाइस और हैव अ नाइस डे।